आज की क्लास में हम लोग अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन, पिछले क्लास में भी थोड़ा बहुत हुआ था, उसमें आगे और बढ़ेंगे। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट और उसका डायमेंशन लिखेंगे जो हमारे लिए फ्रिक्वेंटली यूज होंगे। और हम लोग सबसे पहले 11th में जो टॉपिक हमें पढ़ने हैं उनमें जो जो फिजिकल क्वांटिटी हमें पढ़नी है, सबसे पहले हम लोग उनका यूनिट डायमेंशन निकालना सीखेंगे, फिर 12 वाले भी कुछ क्वांटिटी का देखेंगे। फिजिकल क्वांटिटी में अगर मैं बात करूं लेंथ का, तो हमें पता ही है एरिया। एरिया हमारे पास क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। तो ये हमारे पास एरिया क्या हो जाएगा? क्या लेंथ का स्क्वायर होगा? लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू विड्थ करेंगे, दोनों क्या है? लेंथ ही है, तो लेंथ लेंथ का स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या होगा? लेंथ का होता है मीटर, तो क्या लिख देंगे इसको? मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम लोग लिखें तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मीटर है, मीटर के लिए एल यूज करते हैं हम लोग, तो ये हो गया एल स्क्वायर। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 2, t टू दी पावर 0, बाकी टर्म भी लिख सकते हैं। हम लोग बात करें अगर वॉल्यूम की, वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू वर्थ इंटू हाइट, तीनों है तो तीनों लेंथ ही है, लेंथ भी लेंथ है, विड्थ भी लेंथ है, हाइट भी लेंथ है हमारे पास। तो एक्चुअल में ये क्या हो जाएगा? लेंथ का क्यूब। इसका यूनिट क्या लिखेंगे हम लोग? मीटर क्यूब। डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल क्यूब। अगर हम लोग डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, इसको डेंसिटी बोलते हैं। तो इसका अगर यूनिट लिखने की कोशिश करें हम लोग, तो मास का हमारे पास क्या हो जाता है? केजी, और वॉल्यूम क्या है? मीटर क्यूब। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? केजी पर मीटर क्यूब। या तो ऐसे लिखते हैं, आपको बताया गया पिछले क्लास में, जनरली हम लोग यूनिट में डिवीजन होता है तो ऑब्लिक का यूज करते हैं, और मल्टीप्लीकेशन में बीच में हाइफन का यूज करते हैं, तो केजी पर मीटर क्यूब लिखेंगे। इसका अगर हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना शुरू करें, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा इसका? केजी, मास है हमारे पास, एम सिंबल यूज होगा, पावर 1 है, ये मीटर क्यूब है, मीटर इसका ये लेंथ है हमारे पास, ऊपर ले जाएंगे पावर कितनी हो जाएगी? -3। कितनी वैल्यू? एम एल टू दी पावर -3। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अगर हमसे कोई पूछे डेंसिटी में मास और लेंथ का डायमेंशन बताइए, तो ये कितना है? 1 इन मास एंड -3 इन लेंथ। तो इस तरह से ये डायमेंशन, और ये पूरे को लिख के कैपिटल ब्रैकेट में लिखते हैं तो क्या बोलते हैं इसको? डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं फिजिक्स में 11th चैप्टर में जो जो क्वांटिटी लाइन से आती जाती है ना, हम लोग सबका यूनिट और डायमेंशन लिखते चल रहे हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा पहले चैप्टर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों लेंथ ही है, डिस्प्लेसमेंट दोनों लेंथ है, तो हमें पता है लेंथ के लिए यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। इसके डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन क्या होगा? एल। नेक्स्ट, वेलोसिटी और स्पीड, इन दोनों का हमारे पास यूनिट क्या होता है? सेम होता है, वेलोसिटी स्पीड। एक क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों का यूनिट सेम ही है। कितना हो जाता है? लेंथ है तो मीटर, मीटर अपॉन टाइम सेकंड होगा, तो क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकंड। ये आपको पहले से ही पता है, जल्दी जल्दी लिखते हैं इसको हम लोग। मीटर लेंथ है, लेंथ के लिए क्या सिंबल होगा? एल, और ये टाइम ऊपर लेके जाइए, टी टू दी पावर -1, एल टी -1। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? स्पीड या वेलोसिटी का हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला। पहले चैप्टर में फिर हम लोग को मिलेगा एक्सेलरेशन, जो मोशन का चैप्टर होगा, मोशन इन 1D, उसमें यही चीजें हमें मिलने वाली है, पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। वेलोसिटी का जो यूनिट होगा वही चेंज इन वेलोसिटी भी होगा, वेलोसिटी से वेलोसिटी को घटाएंगे तो वेलोसिटी मिलेगी। वेलोसिटी का क्या हो जाता है यूनिट? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, और इसको किससे? टाइम से डिवाइड करना है, यानी कि सेकंड से। तो कितना हो जाएगा? इसको अगर रीअरेंज करके लिखें तो हम लोग लिखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? मीटर लेंथ के लिए एल, और ये टाइम का स्क्वायर नीचे है, ऊपर लेके जाइए, टी टू दी पावर -2, एल टी टू दी पावर -2। ये किसका हो जाएगा? एक्सेलरेशन का डायमेंशन हो जाएगा। किसी को इसमें कोई डाउट? ये पहले चैप्टर में आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड मिलेगा। दूसरे चैप्टर में डायनेमिक्स वाले में आपको मिलेगा फोर्स। फोर्स का यूनिट हम लोग देख चुके हैं, फिर भी मैं दोबारा लिख दे रहा हूं। फोर्स, फोर्स हमारे पास क्या हो जाता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की बात करें, मास का हमारे पास यूनिट क्या होगा?
केजी, एक्सेलरेशन का क्या अभी अभी हम लोगों ने देखा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमारे पास फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को, यही जो यूनिट है, बिकॉज फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, न्यूटन ने बताया था, तो इसी को न्यूटन के ऑनर में, उनके ऑनर में क्या कर दिया गया, इसी यूनिट को हम लोग न्यूटन बोल देते हैं और एन से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ रहा, पूरा टर्म क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को बाद में यूनिट बोलते हैं। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें तो क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, केजी ये मास है, मास के लिए यूज होगा कैपिटल एम नोटेशन, मीटर लेंथ है एल टू दी पावर 1, और ये नीचे में डिवीजन में सेकेंड स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो टी टू दी पावर -2, एम एल टी टू दी पावर -2। ये फोर्स का हमारे पास क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला। और डायमेंशन की बात बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, फोर्स के डायमेंशन में फोर्स का डायमेंशन क्या है, 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। बाद में हम लोग अगले चैप्टर में जब बढ़ते हैं, हम लोग को वर्क का पढ़ना होता है, वर्क के पहले सर्कुलर मोशन भी पढ़ते हैं हम लोग। वर्क के पहले की बात करें, हमारे पास सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में हमारे पास टर्म आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या सिंपली आप एंगल भी बोल सकते हैं। तो एंगल हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा भी था, एंगल क्या होता है, अगर कोई ये सर्कुलर आर्क है, सर्कुलर आर्क अपने ये सेंटर पे, इसके दोनों एंड को हम लोग क्या करें, ज्वाइन करें, ये जो एंगल बनाएगा, एंगल को जनरली हम लोग थीटा से लिखते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, आर्क लेंथ, ये क्या हो गया, आर्क लेंथ, और ये क्या है, रेडियस, आर्क लेंथ, और ये क्या हमारे पास, रेडियस। तो रिलेशन क्या होता है, थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो क्लियरली आप देखिए, ये भी लेंथ है और ये भी क्या है, लेंथ है। तो हमारे पास ये लेंथ अपॉन लेंथ दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट, तो ये टर्म क्वांटिटी क्या हो जाती है, डायमेंशनलेस। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, या सिंपल आप एंगल बोलिए, इसको थीटा से लिखते हैं हम लोग, तो ये डायमेंशनलेस होती है। और इसका यूनिट क्या होता है, इसके यूनिट की बात करें तो इसको रेडियन में रिप्रेजेंट किया जाता है। कल पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, सप्लीमेंट्री यूनिट में ही आता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा, किस में मेजर किया जाएगा, रेडियन में। और इसका डायमेंशन की बात करें तो ये डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशनलेस। और अगर आप डायमेंशन लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखा जाएगा m0 l0 t टू दी पावर 0, जो भी लिखते हैं उसका पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी ये होगी हमारे पास। तो इसको ध्यान में रखे रहिएगा, एंगल क्या है, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग को सर्कुलर मोशन वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को ना ओमेगा से लिखा जाएगा, किस टर्म से, ओमेगा से। ओमेगा की बात करेंगे तो हम लोग जो पढ़ते हैं वेलोसिटी, वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, एंगुलर सॉरी चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोलते हैं। और एंगुलर वेलोसिटी को क्या बोलेंगे हम लोग, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर मैं यूनिट की बात करूं तो इसका यूनिट क्या होने वाला है, इसके यूनिट की अगर बात करें हम लोग तो यूनिट हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर होता है, रेडियन में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियन में, और नीचे क्या है, टाइम, तो यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड। इसके डायमेंशन की अगर हम लोग बात करें तो जो रेडियन, ये जो ऊपर वाला एंगल वाला टर्म है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये तो डायमेंशनलेस है, केवल किसका हमारे पास डायमेंशन है, टाइम का। तो कितना हो जाएगा, ये 1/t, समझ में आ रहा है, ये t ऊपर जाएगा तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, t टू दी पावर -1। ये हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसका, एंगुलर वेलोसिटी का। नेक्स्ट इसमें हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से लिखते हैं। एक्सेलरेशन हम लोग क्या पढ़ते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहां पर वेलोसिटी की बात की जाएगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। समझ में आ रहा, वो डेल्टा v बाई डेल्टा टी होता था एक्सेलरेशन वाला, एंगुलर एक्सेलरेशन डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी हो जाएगा। यूनिट की बात करें हम लोग तो हम लोगों ने अभी देखा ओमेगा का क्या होगा हमारे पास, ओमेगा का यूनिट रेडियन पर सेकेंड, तो ये क्या है, रेडियन पर सेकेंड डिवाइडेड बाई ये टाइम है सेकेंड, तो कितना हो गया इसका, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर।
रेडियन, ये आपस में हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे भी एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंगुलर एक्सेलरेशन का रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूले की हम लोग बात करें तो क्लियरली हम लोग देख सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी वाले का क्या होता है, t⁻⁻⁻1, या फिर यहाँ पे देखिए रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये एंगल है, ये क्या है डायमेंशनल लेस, और नीचे केवल क्या बचेगा टाइम का, तो ये डायमेंशन लेस डिवाइडेड बाय ये टाइम स्क्वायर। ऊपर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा t⁻⁻², ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसका, एंगुलर एक्सेलरेशन का। कोई डाउट इसमें किसी को? चलिए नेक्स्ट हम लोग को वर्क पावर एनर्जी टॉपिक में जैसे बढ़ते हैं हम लोग, तो एनर्जी पावर ये सारी चीजें आ जाती हैं, हम लोग उसका डायमेंशन और यूनिट देख लेते हैं क्या क्या होगा। उसके पहले हम लोग बात करेंगे कॉस थीटा की जरूरत पड़ने वाली है, बिकॉज हम लोग अगर वर्क की बात करें, वर्क का जो फॉर्मूला हो जाता है F.S यानी कि Fs cos थीटा, जहां थीटा जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला होता है वर्क का। अब पहले बात कर लेते हैं हम लोग कॉस थीटा के लिए। जितने ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो हैं, ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो जितने भी हैं उनकी अगर हम लोग बात करें तो ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो में जैसे आपको साइन थीटा क्या होता है P/H, क्या ये भी लेंथ है, परपेंडिकुलर भी क्या है लेंथ ही होता है, और हाइपोटेनियस भी क्या है ये भी लेंथ है। तो ये लेंथ लेंथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जो हमारे पास क्वांटिटी मिलने वाली है ये साइन थीटा क्या हो जाने वाली है, डायमेंशन लेस। ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डायमेंशन लेस। आप कोई भी ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो लीजिए, कॉस थीटा, टेन थीटा, किसी भी एंगल का साइन, कॉस, टेन, कॉट, जितने ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो कितने हैं, 6 हैं, सब क्या है लेंथ के रेशियो ही है, P/H, B/H, P/B, B/B, ये सारी चीजें हमारे पास क्या है रेशियो ही है। तो ये सब क्वांटिटी क्या होंगे, ऑल ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज आर डायमेंशनलेस, याद रखे रहेंगे हम लोग इनको। तो यहाँ पर अगर हमें इसका डायमेंशन लिखना है और यूनिट लिखना है, कॉस थीटा का कोई यूनिट भी नहीं होता है, आप कॉस थीटा की केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इसका यूनिट लिखना होगा, तो सिंपली फोर्स का यूनिट लिखिए, ये m/a होता है, और ये क्या है डिस्प्लेसमेंट है s, तो कितनी वैल्यू लिख सकते हैं, m क्या है यहाँ पर मास है, क्या हो जाएगा ये kg, a एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना मीटर में मेजर किया जाएगा। तो कितना यूनिट लिखा जाएगा इसका, kg, मीटर मीटर मल्टीप्लाई हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये यूनिट हो गया किसका, वर्क का। अच्छा, वर्क के बारे में जूल साइंटिस्ट ने, जूल ने एनर्जी और वर्क के बारे में काफी कुछ बताया है, सारी चीजें उन्होंने बताई है, तो उनके ऑनर में ये जो वर्क और एनर्जी का यूनिट, एनर्जी का भी पढ़ेंगे हम लोग, ये जो यूनिट है हमारे पास इसी को जूल बोल दिया जाता है, समझ में आ रहा, इसी को हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसी यूनिट को हम लोग बोल देंगे जूल। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला केजी मास है, सिंबल क्या यूज होगा, नोटेशन m, मीटर लेंथ मीटर स्क्वायर यानी कि l स्क्वायर, और t⁻⁻², t⁻⁻²। अच्छा, वर्क और एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्टेबल होते हैं, वर्क को एनर्जी में, एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम है, आप निकालना भी चाहोगे तो भी सेम ही होगा, यूनिट भी सेम ही आएगा, 9th क्लास में हम लोग पढ़े भी हैं इसको। कोई भी चीज ले लीजिए, हाफ mv² से या फिर mgh से, mgh पोटेंशियल एनर्जी वाला फॉर्मूला पढ़े हैं आप, या फिर हाफ mv², एनर्जी ही है, यूनिट सेम ही आएगा। निकालें तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर ये मास हो गया, मास का यूनिट kg, ये g क्या है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कितनी वैल्यू हो जाएगी इसका, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हाइट, हाइट क्या है लेंथ है मीटर, कितना हो जाएगा इसका SI यूनिट kg, मीटर 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 स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, सेम ही चीज है आप देख सकते हैं। और डायमेंशन की भी बात करेंगे तो डायमेंशन भी यही होगा, समझ में आ रहा, ml/t⁻⁻²। इसी तरह हम लोग पावर का भी निकाल सकते हैं, पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम या फिर एनर्जी अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम करेंगे या फिर एनर्जी अपॉन टाइम, इजिली निकाल सकते हैं हम लोग। पावर की बात करें, पावर हमारे पास हो जाता है वर्क अपॉन टाइम, या फिर आप एनर्जी अपॉन टाइम लिखिए। तो इसका जो डायमेंशन है उसमें टाइम से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो डिवाइड कर देंगे तो ये टर्म क्या होगा, देखिए kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर,
ये तो है ही, इसमें टाइम से डिवाइड कर देना है, यानी कि सेकंड वाले से डिवाइड कर देना है, तो ये जाके नीचे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये यूनिट कितना हो जाने वाला है इसका, क्यूब। तो ये पावर का हमारे पास क्या होगा, यूनिट हो जाएगा। आपको पढ़ाया जाएगा, इस यूनिट को हम लोग वॉट बोलेंगे, समझ में आ रहा, इसी को पावर के बारे में साइंटिस्ट के नाम पे ही बहुत बार आप देखोगे ऐसे बहुत यूनिट्स हैं, जो यूनिट तो कुछ और है, लेकिन साइंटिस्ट जिस साइंटिस्ट ने उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताया, एक्सप्लेन किया, उन्हीं के ऑनर में उसका यूनिट रख दिया जाता है। तो इस यूनिट को हम लोग क्या पढ़ेंगे, वॉट पढ़ेंगे। पावर का हमारे पास जो यूनिट आएगा क्या होगा, वॉट आएगा। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, केजी है, एम मास, ये मीटर स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर हो गया, एल स्क्वायर, और टाइम सेकंड का क्यूब है, ऊपर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा, टी टू दी पावर -3, टी क्यूब नीचे है, ऊपर लेके जाइए टी टू दी पावर -3 हो जाएगा। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसका, पावर का। ऐसे और भी बहुत सारी क्वांटिटी का हम लोग निकाल सकते हैं, 2-3 और क्वांटिटी का देखते हैं, फिर कुछ ऐसी क्वांटिटी का देखेंगे हम लोग ज्यादातर जो डायमेंशन लेस होंगी, और उनको याद भी रखे रहना है हम लोग को, खासकर डायमेंशन लेस वालों को। बहुत बार हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम लोगों को काफी हेल्प मिलती है उससे। नेक्स्ट हम लोग जब अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, हमारे पास आएगा इम्पल्स। छठे चैप्टर तक हम लोग पहुंच चुके हैं। सातवें में हम लोग को जो छठे चैप्टर में आएगा टर्म, उसमें है हमें मिलेगा इम्पल्स। इम्पल्स, इम्पल्स को जे से लिखते हैं। इम्पल्स जो हमारे पास होता है, पढ़ाया गया अभी 9th क्लास में, आप लोग पढ़े हो, फोर्स इंटू टाइम ड्यूरेशन, फोर्स इंटू डेल्टा टी, एफ इंटू डेल्टा टी, शॉर्ट में लिखे अगर हम लोग तो एफ इंटू डेल्टा टी, फोर्स इंटू टाइम ड्यूरेशन। हमारे पास ये क्या हो जाता है, इम्पल्स। एक बड़ा फोर्स शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बॉडी पे लगता है, इंपल्सिव फोर्स बोलते हैं उसको। इसका यूनिट देखें तो हमारे पास क्या हो जाने वाला है, इम्पल्स की बात करें हमारे पास तो फोर्स का तो ये m इंटू ए, और ये क्या है, टाइम है, ये टाइम है। कितना होगा यूनिट, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसमें टाइम से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, यानी कि सेकेंड, इसका यूनिट हो जाएगा। तो यूनिट कितना आ जाएगा इसका, के जी, एक सेकेंड से सेकेंड वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा, के जी मीटर पर सेकेंड। इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें हम लोग, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m टू दी पावर 1 मीटर, मीटर यानी कि लेंथ, लेंथ टू दी पावर 1, और सेकंड नीचे में है, टाइम की पावर 1 होगा, ऊपर में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, mlt-1। ये हमारे पास इंपल्स का यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट हम लोग जब रोटेशन वाले टॉपिक में एंटर करते हैं, तो वहां हमें कुछ क्वांटिटी पढ़नी होती है। अच्छा, इन सबको अभी रटने की जरूरत नहीं है हमें शुरू वाले जो भी फ्रीक्वेंटली यूज्ड पैरामीटर्स होंगे, उसका यूनिट डायमेंशन हमें याद रखने की जरूरत है शुरू में। टॉर्क, टॉर्क जो होता है ये ना फोर्स का घुमाने वाला इफेक्ट है, पढ़ेंगे हम लोग इसको डिटेल में। इस चैप्टर में तो ऐसे समझिए कि केवल हम लोग मेनू कार्ड देख रहे हैं, ये है इस चैप्टर, इस वाले चैप्टर में ये फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमें पढ़ना है। जब पढ़ेंगे तब इनके बारे में डिटेल में बात होगी ही। टॉर्क को टाउ से लिखते हैं। ये जो वैल्यू होती है ना, पोजीशन एफ, आर एफ साइन थीटा, ये पोजीशन वेक्टर है का मैग्नीट्यूड है, ये फोर्स है, और ये दोनों के बीच के एंगल का साइन है। ये डायमेंशनलेस होता है, इसका कोई यूनिट भी नहीं होता है। साइन थीटा की बात करें हमारे पास, ये आर पोजीशन है यानी कि मीटर में, और ये क्या हो जाएगा, फोर्स। तो इसका यूनिट लिखें तो क्या होने वाला है, मीटर, और फोर्स का क्या हो जाता है, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, m इंटू ए। तो इसका यूनिट कितना हो गया, टॉर्क की बात करें हम लोग तो के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूले की बात की जाए तो कितना होगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, के जी, एम मीटर स्क्वायर के लिए क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर, और ये सेकेंड स्क्वायर नीचे है, ऊपर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा, टी टू दी पावर -2। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। समझ में आ रहा, इसी में आपको रोटेशन वाले चैप्टर में ही हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ना आई से लिखा जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से लिखते हैं। इसकी वैल्यू होती है, फॉर्मूले की बात करें, एम आर स्क्वायर। क्या होता है ये, एम आर स्क्वायर, जहां एम मास है, आर जो होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस का स्क्वायर है और ये मास है। तो यूनिट क्या लिखा जाएगा इसका, मास का तो हो जाएगा के जी, और डिस्टेंस के स्क्वायर का यानी कि मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या होगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट हो गया हमारे पास डायमेंशन।
केजी के लिए m, और ये मीटर स्क्वायर है यानी कि एल स्क्वायर, ml स्क्वायर। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। डायमेंशन की बात करेंगे तो 1 इन मास एंड 2 इन लेंथ। इसमें नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम होता है आरपी साइन थीटा, जहां आर तो है पोजीशन वेक्टर, ये भी डिस्टेंस ही हो गया, लेंथ हो गया, पी मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, और ये इन दोनों के बीच के एंगल का साइन, आरपी साइन थीटा। इसका ना यूनिट है ना डायमेंशन है। ये हमारे पास क्या है, ये आर, और ये मोमेंटम है एम इंटू वी, तो इसको तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। कितना हो जाएगा यूनिट, आर हो गया, लेंथ है मीटर है हमारे पास, ये मास क्या है केजी हो गया, और ये वेलोसिटी है यानी कि मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा, कितना यूनिट लिखा जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। समझ में आ रहा, ये हमारे पास क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम। ये क्या हो जाएगा, मोमेंटम में पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देने पे एंगुलर मोमेंटम हमें मिल जाता है। इसके डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन कितना होगा, डायमेंशन अगर हम लोग लिखें तो केजी, केजी के लिए क्या यूज हो जाएगा, मास हमारे पास, मास, लेंथ की पावर कितनी है 2 है, और टाइम की पावर कितनी है -1। समझ में आ रहा, तो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास ये आ गया। टॉर्क की बात करें, टॉर्क का भी हो गया है। कुछ और भी क्वांटिटी है जिसका हम लोग लिख सकते हैं, बात कर रहे हैं हम लोग स्ट्रेस। स्ट्रेस तो आप लोग अभी नहीं पढ़े हो, लेकिन इसी के मतलब हम लोगों ने प्रेशर पढ़ा है। क्या पढ़ा हुआ है, प्रेशर, क्लास 9th में पढ़े हम लोग। ये कैसे डिफाइन होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस भी वैसे ही डिफाइन होता है, बताया जाएगा, सर्टेन कंडीशंस की है, इंटरनल फोर्सेस के टर्म में इसको बताया जाता है। फोर्स अपॉन एरिया, यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स का यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको न्यूटन भी बोलते हैं हम लोग, और एरिया का हमारे पास यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। कितनी हो जाएगी वैल्यू, ये 1 मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो केजी मीटर, केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर, केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे हमारे पास। इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो कितना होगा, ये हो गया मास, ये m का पावर नीचे में है, ऊपर जाएगा, ये मीटर है, ऊपर जाएंगे जाएगा तो क्या लिखेंगे l टू दी पावर -1, और ये सेकंड का स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा t टू दी पावर -2। तो ये हमारे पास किसका हो जाएगा, स्ट्रेस या प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला, और ये इसका क्या होगा, यूनिट होगा। ठीक है, हम लोग अब बात करेंगे स्ट्रेन की। स्ट्रेन, स्ट्रेन जो होता है इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल, लेंथ वाइज, एरिया वाइज, वॉल्यूम वाइज डिफाइन करते हैं। अगर हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है तो उसको डिफाइन किया जाएगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अगर हम लोग एरिया की बात करेंगे तो चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, और अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करेंगे तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। फोर्स या स्ट्रेस लगने से बॉडी के डायमेंशन में चेंज आता है। तो अगर मैं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ लिख रहा हूं तो चेंज इन लेंथ भी क्या होगा, ये भी लेंथ है, और नीचे वाला भी क्या है, लेंथ है। अगर हम लोग एरिया वाले की बात कर रहे हो तो क्या लिख रहे होते, चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, ये भी डायमेंशनलेस आ जाएगा। तो जो हमारे पास स्ट्रेन होगा, स्ट्रेन ये कैसी क्वांटिटी, ये दो एक्चुअल में लेंथ का क्या है, रेशियो है, तो इसका यूनिट भी कुछ नहीं आने वाला है हमारे पास। और स्ट्रेन की इसके बात करें तो ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, डायमेंशन, डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएगी। इसके पहले भी हम लोग ने देखा था एंगल क्या है, डायमेंशन लेस है, जितने ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज हैं वो क्या है, डायमेंशन लेस है। कुछ और चीजें जो डायमेंशन लेस होती हैं उनको हम लोग लिख लेते हैं, उनको ध्यान में रखे रहेंगे। सबसे पहला, जितने पावर्स हैं, जितने पावर्स होंगे वो सब क्या होंगे, डायमेंशन लेस होंगे। जितने पावर्स होंगे वो क्या होंगे, डायमेंशन लेस। तो लिख लेते हैं इनको हम लोग, पावर्स आर always dimensionless, powers are always dimensionless। ये भी हम लोग क्वेश्चन बनाने में यूज करेंगे, इनका हम लोग को केवल ध्यान रखने की जरूरत है। समझ में आ रहा,
नेक्स्ट पॉइंट जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का, तो हम लोगों ने देख लिया। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, मैं सबको एक साथ लिख दे रहा हूं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर डायमेंशनलेस। एंगल की बात करें, एंगल भी क्या था, एंगल तो हम लोगों ने देख ही दिया था, एंगल भी डायमेंशनलेस था। जो डायमेंशनलेस है ना, अभी हम लोग को यूज करेंगे, हम लोग को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ना है, उसमें जो क्वेश्चंस हम लोग बनाते हैं ना, तो उनमें इनका बहुत जगह पर रोल आता है। नेक्स्ट, जितने हमारे पास नेचुरल एक्सपोनेंट हैं वो क्या होंगे, डायमेंशनलेस होंगे। समझ में आ रहा है ना? नेचुरल एक्सपोनेंट मतलब e टू दी पावर x इस तरीके का दिया हुआ है, e टू दी पावर समथिंग, ये सब क्या होंगे, डायमेंशनलेस। समझ में आ रहा है, ये सब डायमेंशनलेस। जितने लॉगरिथमिक फंक्शन है वो भी क्या होंगे, डायमेंशनलेस होंगे विथ आर्गुमेंट। अब आर्गुमेंट के साथ इसका मतलब क्या है, जैसे log x कहीं पे दिया हुआ है, log a बाई बी, तो ये भी डायमेंशनलेस होगा, ये भी डायमेंशनलेस, ये भी डायमेंशनलेस, और ये भी डायमेंशनलेस। समझ में आ रहा है ना? ये जिस क्वांटिटी का भी निकलेगा, जैसे कहीं पे दिया हुआ है log vt bt, कुछ भी टर्म अगर लिख रहा हूं मैं, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या होना चाहिए, ये डायमेंशनलेस, ये पूरा तो डायमेंशनलेस होगा ही, ये भी क्या होगा, इसका आर्गुमेंट भी डायमेंशनलेस होगा। तो इन चीजों को हम लोग को ध्यान में रखे रहना है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। नेक्स्ट हम लोग अभी देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें ये बताता है कि हम लोग डिफरेंट या सेम डायमेंशन वाली फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है तो ऐड और सब्ट्रैक्ट हम लोग सेम फिजिकल क्वांटिटी या फिर सेम डायमेंशन वाली फिजिकल क्वांटिटी को ही कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं 5 केजी चावल प्लस 10 मीटर, 5 केजी प्लस 10 मीटर, तो आपको ये अटपटा लग भी रहा, तो हम लोग सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी को ही क्या करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई के लिए रूल अप्लाई नहीं होता है, तो हम लोग सेम या डिफरेंट क्वांटिटी जो डायमेंशन वाली क्वांटिटी है उनको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो हम लोग सेम क्वांटिटी को ही या सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी को ही क्या कर सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसका मीनिंग क्या है, जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से हमारे पास C कोई एक फिजिकल क्वांटिटी थी, तो C अगर A इंटू बी लिया हुआ है, A इंटू बी, तो A और B के डायमेंशन सेम हो भी सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर हम बात करें डायमेंशन ऑफ A मे और मे नॉट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B, डायमेंशन ऑफ B के बराबर ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हम लोग डिफरेंट डायमेंशन वाली क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन आएगा, C का डायमेंशन इनसे क्या होगा, डिफरेंट भी होगा, ये इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी इक्वल हो सकता है। और जो हमारे पास टर्म समझ में आ रहा है ये, तो हम लोग सेम या फिर डिफरेंट डायमेंशन वाली क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये अगर हमारे पास मान लीजिए फोर्स है और ये एनर्जी है, ये मल्टीप्लाई हो सकता है, ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, दोनों अलग अलग क्वांटिटी हैं, दोनों के डायमेंशन अलग अलग हैं, हम लोग आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोगों को फिजिकल क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो सेम डायमेंशन वाली फिजिकल क्वांटिटी हुई क्या कर सकते हैं, हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, दिया हुआ हमारे पास C इक्वल टू A प्लस बी, ये तीन वाले, ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी का हमारे पास एडिशन अगर दिया हुआ है, तो यहाँ क्लियरली होना चाहिए क्या, डायमेंशन ऑफ A मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B, तभी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इवन इनको सब्ट्रैक्ट भी करना होता, A प्लस बी होता है या फिर A माइनस बी, तो जो डायमेंशन A का होगा वही डायमेंशन B का होना चाहिए। समझ में आ रहा? और लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशन होगा वही राइट हैंड साइड में डायमेंशन होगा, तभी ये चीजें क्या होने वाली हैं, बराबर होने वाली है। तो ये किसके बराबर होगा, डायमेंशन ऑफ C भी इसी के बराबर होगा। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का स्टेटमेंट है। समझ में आ रहा है सबको? तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम लोग केवल सिमिलर डायमेंशन वाली क्वांटिटी को ही, अब देखिए यहां पर A और B या तो सेम डायमेंशन हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूं F A हमारे पास अगर एनर्जी है, या फिर जो भी टर्म ले रहा है, A हमारे पास एनर्जी है या फिर हम लोग बोले मास है, कुछ भी ले लीजिए, A अगर एनर्जी है, A एनर्जी है, दिस इंप्लाइज B, B भी क्या होनी चाहिए, या तो एनर्जी हो, B भी या तो एनर्जी हो या फिर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका यही डायमेंशन हो, एनर्जी और
फिजिकल क्वांटिटी विथ सेम डायमेंशन और फिजिकल क्वांटिटी विथ सेम डायमेंशन, जिसका डायमेंशन इसी के बराबर हो। समझ में आ रहा? सेम डायमेंशन। अब एनर्जी की बात करें हम लोग, एनर्जी का डायमेंशन टॉर्क से अगर कंपेयर करो, टॉर्क का डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन हमारे पास क्या होता है? डायमेंशन ऑफ एनर्जी कितनी वैल्यू होती है? एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2, यही होता है ना। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का हो जाता है एम एल टी -2, डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई होने पे ही आ जाता है। टॉर्क की बात करें हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था, टॉर्क टाउ जो होता है क्या होता है? आर एफ। आर क्या था? पोजीशन, मीटर था, ये मीटर था और ये क्या था? फोर्स था। एम इंटू ए, इसका डायमेंशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका डायमेंशन भी एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2। तो अगर ए एनर्जी है तो बी को भी एनर्जी होना पड़ेगा, या फिर वही उसी डायमेंशन वाली कोई दूसरी क्वांटिटी हो सकती है। समझ में आ रहा? तो हम लोग सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी को ही हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे ही हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे हैं। इस चैप्टर से दो जगह से सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और दूसरा हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस, जो इसके बाद में टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। सारे क्वेश्चन मिला जुला के आप देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, वो इन्हीं दो टॉपिक से भरे पड़े हैं सारे के सारे। हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है, फोर्स की वैल्यू दी हुई है AT प्लस BT स्क्वायर, और हमें यहाँ पर गिवन है F जो है वो फोर्स है। F क्या है? F फोर्स है और T टाइम है। F फोर्स है और T टाइम है, और हमें A और B का क्या बताना है? डायमेंशन। हमें बताना है डायमेंशन ऑफ A क्या है और डायमेंशन ऑफ B क्या है, ये दोनों के डायमेंशन हमें बताने हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अगर हम लोग अप्लाई करें तो क्या बोल सकते हैं? जो डायमेंशन राइट हैंड साइड का होगा वही डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड का होगा, ये तो समझ में आ रहा। और हम लोग सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी को ही क्या कर सकते हैं? ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो क्लियरली देखिए, जो डायमेंशन AT का होगा वही डायमेंशन क्या होगा? BT स्क्वायर का होगा। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? डायमेंशन ऑफ AT इक्वल टू डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर। समझ में आ रहा है जल्दी? अच्छा, राइट हैंड साइड का जो डायमेंशन होगा वही लेफ्ट हैंड साइड वाला डायमेंशन होगा, यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ F के बराबर। कोई किसी को दिक्कत? तो AT का डायमेंशन क्लियरली देखिए, AT का डायमेंशन F के डायमेंशन के बराबर है, तो A का डायमेंशन क्या हो जाएगा? F बाई T के डायमेंशन के बराबर हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? F का डायमेंशन क्या होता है? MLT-2, और ये नीचे T का डायमेंशन T टाइम दिया हुआ है, यानी कि इसका डायमेंशन क्या होगा? T। ऊपर लेके चले जाइए तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? MLT-2। कोई किसी को डाउट? ठीक उसी तरह यहां पर देख लीजिए, जो डायमेंशन BT स्क्वायर का होगा वही डायमेंशन किसका होगा? F का होगा, F के डायमेंशन के बराबर होगा। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर, जो BT स्क्वायर का डायमेंशन होगा, BT स्क्वायर का डायमेंशन F के बराबर होगा, यानी कि B का डायमेंशन किसके बराबर? F बाई T स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर। F का डायमेंशन क्या है? MLT-2, MLT-2, और ये कितना हो जाएगा? T टू दी पावर 2। तो कितना हो गया डायमेंशन? MLT टू दी पावर -4। ये डायमेंशन हो जाएगा किसका? B का डायमेंशन। समझ में आ रहा? कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, एक्सपोनेंट वाले टर्म में। जो हम लोगों ने अभी डायमेंशनलेस वाला बताया था ना, उनके यूज पे भी बहुत सारी चीजें पूछी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, वेव डिस्प्लेसमेंट अगर हमारे पास दिया हुआ है y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस kx, ये आपको पढ़ाया जाएगा वेव में। 11th के लास्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वेव का डिस्प्लेसमेंट। ये वेव के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, तो हमें ये टर्म कैसे आया नहीं आया इससे मतलब नहीं है, इसके क्वेश्चन पूछे गए हमें। यहां बोला गया कि y क्या है? y हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। y क्या है? डिस्प्लेसमेंट, ये दिया हुआ है, हम लोग को इसी से काम चल जाएगा। यहां पर x जो है वो डिस्टेंस है, x जो है वो डिस्टेंस है,
और t दिया हुआ है, t टाइम है, और हमसे यहाँ बताना है हमें कि a का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ a क्या होगा, डायमेंशन ऑफ ओमेगा क्या होगा, और डायमेंशन ऑफ k क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। तो क्लियरली देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करेंगे। जो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन होगा वही राइट हैंड साइड का डायमेंशन होगा। हम लोग अभी अभी पढ़े हैं कि जितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं वो सब के सब क्या होते हैं, डायमेंशनलेस। तो ये पूरा का टर्म क्या है, साइन ऑफ एनीथिंग, तो ये तो एंगल हो जाएगा, ये उसका साइन है, तो ये पूरा का पूरा टर्म कैसा है, डायमेंशनलेस। तो क्लियरली राइट हैंड साइड का डायमेंशन जो होगा लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ ए, राइट हैंड साइड में यही बचा, ये तो डायमेंशनलेस पूरा, किसके बराबर, डायमेंशन ऑफ वाई के बराबर। कितनी वैल्यू हो जाएगी, वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन एल। समझ में आ रहा। अच्छा अब बात करते हैं इसकी, ये जो पूरा टर्म है क्या ये एंगल है, साइन किसी एंगल का ही तो निकलेगा, जितने साइन कॉस टेन एंगल का ही निकलेगा, और एंगल क्या होता है, डायमेंशनलेस। तो ये जो ओमेगा टी माइनस के एक्स है, ये जो आपस में क्या है, सब्ट्रैक्ट हुए हैं, ये पूरा टर्म क्या है, डायमेंशनलेस, पूरा का पूरा टर्म क्या है, डायमेंशनलेस। अच्छा डायमेंशनलेस कोई भी क्वांटिटी है तो उसके डायमेंशन को क्या लिख सकते हैं, m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 0, t टू दी पावर 0, और भी जो भी फंडामेंटल हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल है उसके पावर को 0 के टर्म में लिखते चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा ये दोनों क्वांटिटी आपस में सब्ट्रैक्टेड हैं, तो जो डायमेंशन ओमेगा टी का होगा वही डायमेंशन किसका होगा, के एक्स का होगा। तो ये सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो ये जितना डायमेंशन इसका वही डायमेंशन इसका वही डायमेंशन इसका, तो ये भी क्या होगा, डायमेंशनलेस। ये भी क्या होने वाली है, डायमेंशनलेस, मतलब m0 l0 t0 बाकी जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में लिखना है लिख सकते हैं। तो डायमेंशन ऑफ ओमेगा क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ ओमेगा, ये तो डायमेंशनलेस है, t नीचे चला जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, 1 अपॉन डायमेंशन ऑफ t, तो ये टर्म कितना होगा, 1 अपॉन t, यानी कि t टू दी पावर -1। आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे डायरेक्ट करना होगा तो यहीं पे कर देंगे। ये पूरा का पूरा टर्म डायमेंशनलेस है ओमेगा टी, ये टाइम है तो ये 1 अपॉन टाइम होना पड़ेगा तभी गायब करेगा, 1 अपॉन टाइम है यानी कि टाइम इनवर्स इसका डायमेंशनलेस डायमेंशन हो जाएगा। यहाँ पर आ जाइए के एक्स को देखिए, क्या ये भी डायमेंशनलेस होगा, ये भी डायमेंशनलेस है हमारे पास। तो के का डायमेंशन क्या होगा, के का डायमेंशन होगा 1 अपॉन एक्स का जो डायमेंशन होगा, 1 अपॉन एक्स का डायमेंशन, एक्स क्या है, डिस्टेंस है, तो ये 1 अपॉन मीटर, मीटर हमारे पास है ना यानी कि लेंथ है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, l टू दी पावर -1, ये k का डायमेंशन हो गया। समझ में आ रहा। तो इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग इजीली बना सकते हैं। एक दो एक्सपोनेंशियल वाला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, और इसके हेल्प से मॉड्यूल के जो भी क्वेश्चंस हैं आप इजीली बना सकते हैं। या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से ढेर सारे क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। मान लीजिए मैं ले रहा हूं किसी बॉडी की वेलोसिटी हमारे पास ऐसे दी हुई है, वेलोसिटी v इक्वल टू a इंटू बी टू दी पावर माइनस कुछ टर्म e टू दी पावर माइनस bt बाई m, ये हमारे पास टर्म दिया हुआ है। और यहाँ बोला गया है कि m जो है वो मास है, m क्या है, मास है, और v जो है वो क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी या स्पीड कुछ भी हमारे पास दिया हुआ है। हमें a का डायमेंशन बताना है, हमें डायमेंशन ऑफ a बताना है क्या है, और डायमेंशन ऑफ b बताना है क्या है। क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा, डायमेंशन ऑफ a एंड डायमेंशन ऑफ b हमें बताना है। क्लियरली लिखिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम लोग अगर यूज करें तो लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन क्या होगा, राइट हैंड साइड का भी वही डायमेंशन होगा। अभी अभी हम लोगों ने देखा था जितने हमारे पास नेचुरल एक्सपोनेंट है वो क्या होते हैं, डायमेंशनलेस। तो ये क्वांटिटी क्या डायमेंशनलेस होगी, ये क्वांटिटी क्या होने वाली है, डायमेंशनलेस। तो जो डायमेंशन हमारे पास ए का क्या डायमेंशन होगा, ए का वही डायमेंशन होगा, राइट हैंड साइड में तो केवल यही बच गया, तो लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन वाली क्वांटिटी, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, वेलोसिटी है, तो ए का वही डायमेंशन होगा जो वेलोसिटी का डायमेंशन होगा, और वेलोसिटी का क्या डायमेंशन होगा, एल टी -1। समझ में आ रहा।
अब आ जाइए इस पे, ये पूरा डायमेंशनलेस है, पावर वाला भी पढ़ाया गया, ये भी क्या होगा, ये भी डायमेंशनलेस, ये पूरा भी क्या होगा, डायमेंशनलेस। तो क्लियरली देखिए, बी बीटी बाई एम ये डायमेंशनलेस होने वाला है, मतलब 1 लिख दें क्या, m टू दी पावर 0, t टू दी पावर 0, l टू दी पावर 0, जो भी लिख रहा है m l t, तभी तो ये सब डायमेंशनलेस है। तो यहां पर m क्या है, m की बात करें, m मास है हमारे पास, m मास है, तो यहां पर b का डायमेंशन क्या होगा, b का डायमेंशन हो जाएगा 1 m, तो ऊपर चला जाएगा, m का डायमेंशन क्या होगा, m मास है, kg, समझ में आ रहा। तो मास के लिए क्या यूज करेंगे, कैपिटल M, कोई दिक्कत, m हमारे पास मास है, मास के लिए कैपिटल M, ये ऊपर जाएगा ना, और t का टर्म किधर आएगा, नीचे, मतलब ये टाइम वाला टर्म नीचे। तो b का डायमेंशन क्या होने वाला, b का डायमेंशन हमारे पास हो जाएगा m t - 1,